सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की हर यूनिट को कवर कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स, प्लस यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो ये हमारी चल रही है वो है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अब जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो देखो इसमें यहाँ क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो डिस्क्लोज का मीनिंग क्या होता है कि जो भी है वो आपको डिस्क्लोज करना है, मतलब शो करना है, दिखाना है अकाउंटिंग पॉलिसी में। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को पहले हम समझेंगे कि ये डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी आखिरकार आई क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है एग्जाम्पल के लिए कि राम कुमार एक नाम है। ठीक है, अब ये नाम जो है, इस नाम को आप देखते ही क्या आपके माइंड में अज्यूम होता है कि भाई ये पर्सन कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा? बताओ, अच्छा है कि बुरा है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हो सकता है ये अच्छा हो, कुछ बोलेंगे कि बुरा हो, और कुछ तो बोल देंगे ज्योतिषी होकर कि भाई इसका नाम राम कुमार है तो ये अच्छा ही होगा। भाई कैसे अज्यूम कर लिया तुमने अच्छा है? पहले इसके बारे में तो जान लो, तभी तो बताओगे ये पर्सन अच्छा है कि नहीं है। चलो, मैंने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया। ये है जो पर्सन, इस पर्सन का मैंने नाम नहीं बताया आपको। अब बताओ ये इंसान अच्छा है कि बुरा है? भाई बताओ, अच्छा है कि बुरा है? तो कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है, कुछ बोलेंगे बुरा है। ठीक है, कुछ कहेंगे कि हमें नहीं पता इसके बारे में, हम इस इंसान के बारे में कैसे टिप्पणी कर दें, हम ज्योतिषी थोड़ी ना है। तो भाई ठीक बात है, आप कैसे बता दोगे? तो पहले मैं इसके बारे में जब बताऊंगी तभी तो आप बता पाओगे कि भाई ये अच्छा है इंसान या बुरा है। तो मैंने बताया कि ये जो है इंसान बहुत अच्छा है, लोगों की बहुत मदद करता है। जब भी किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, सबसे पहले ये इंसान आगे जाता है और उन दूसरों की हेल्प करता है। तो जब आप इस इंसान के बारे में जानोगे, इसकी मैं कुछ विशेषताएं बताऊंगी, तो आप इसके बारे में बता पाओगे कि भाई ये इंसान जो है वो बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सपोज जो मिस्टर ए है, ये जो है मिस्टर ए मिस्टर ए जो है उसके बारे में मैंने बताया कि भाई ये जो है ये 10 खून कर चुका है, और हर गली में इसका कोई ना कोई जिससे फिरौती वसूल करता है, और किसी को भी देख ले तो जब तक उससे 10,000 रुपये ना छीन ले तब तक ये मानता नहीं। तो अब जब मैंने इसके बारे में बताया तो आप लोगों ने क्या अज्यूम करा कि भाई ये जो पर्सन है, इसके जैसे आपने बताया, जैसे इसकी व्याख्या की मिस्टर ए की, तो यानी कि ये बहुत ही बेकार इंसान है, और ये जो है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तो यहाँ पर ये तो अच्छा इंसान था क्योंकि इसकी व्याख्या अच्छी थी, और ये इंसान बेकार था क्योंकि इसकी व्याख्या बुरी थी। और जो हमने राम कुमार की तो व्याख्या ही नहीं की थी, मैंने तो बस आपसे नाम दिखाया और पूछा कि इंसान कैसा है। जब मैंने राम कुमार के बारे में बताया तब आपने बताया कि वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, XYZ लिमिटेड कंपनी की एक बैलेंस शीट है यहाँ पर। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट में ये कुछ चीज़ें हैं जो शो नहीं कर रखी। अब जो ये पर्सन है, जो इसका ऑनर है, उसने कहा कि भाई मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा, मेरी कंपनी XYZ लिमिटेड मेरी कंपनी है, मैं नहीं कर रहा चार्ज डेप्रिसिएशन, और मैं मेरी मर्जी होती है तो मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करता, खर्चा दिखाता ही नहीं बस। और इनकम को मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ, चाहे वो हो या ना हो, या होने वाली हो या हुई ना हुई हो, लेकिन हो जाएगी उसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो भाई इस बैलेंस शीट को देखकर आपके माइंड में सीधा क्या आता है? भाई ये बैलेंस शीट तो बिल्कुल ही बेकार है, इस कंपनी में तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, ये ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रही।
अब इसने इतनी सारी चीज़ें मानी ही नहीं है, पॉलिसी को फॉलो ही नहीं किया है, कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया है, तो क्या आप इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। कैसे ट्रस्ट कर लोगे भाई, ये सारी चीज़ें तो ये कर ही नहीं रहा, कोई खर्चे नहीं दिखा रहा, फुल्ली डिस्क्लोज नहीं कर रहा। तो जब ये ट्रस्टेबल ही नहीं है तो हम इस पे कैसे ट्रस्ट करें? तो देखो, अब जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये हमें क्या दिलाता है? ये हमें शो करता है ट्रस्ट। अब जब वो सारी चीजें डिस्क्लोज करेगा तो हम क्या कर पाएंगे? हम उस कंपनी पे ट्रस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत हुई कि जब उस इंसान के बारे में पता चलेगा, जब उस कंपनी के बारे में व्याख्या होगी, उसकी सारी विशेषताएं, उसके सारे चार्जेस, सब कुछ के बारे में जब हमें पता होगा, तभी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये स्टैंडर्ड आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देखो इसकी में और देखते हैं हम आगे। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब हमें इसके बारे में सबसे पहले जो है वो मीनिंग जानना होगा कि बेसिकली होता क्या है। हमने ये तो जान लिया कि भाई ये क्यों आया और इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जानेंगे, फिर इसकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्लोजर आना पड़ा, ठीक है। और क्या क्या इसमें सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी होती है कि क्या क्या सिलेक्शंस होंगे, फिर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और किन किन पॉलिसी में चेंजेस होने की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में जो डिस्क्लोज करना पड़ता है वो क्या चेंजेस हैं। फंडामेंटल कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। तो देखो यहाँ पर है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। अब अकाउंटिंग डिस्क्लोजर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अकाउंटिंग में जब भी हम जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करके उनको डिस्क्लोज करना। तो देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये क्या है? एक सिद्धांत है एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो तैयार करता है, क्या करता है? जो तैयार करता है उन सिद्धांतों को कि किस तरीके से उन सिद्धांतों को लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, और किस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उसमें कैसे उसे प्रस्तुत करना है और उसको कैसे तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे उसको तैयार करेंगे, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको प्रस्तुत करेंगे, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी। अब स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी में फीफो मेथड, लिफो मेथड, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो उसको भी डिस्क्लोज करो। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए या कुछ भी आपने जो यूज़ किया है मेथड, उसको भी डिस्क्लोज करना। गुडविल, इंटेलिजिबल एसेट्स, इन सबको भी क्या करना? डिस्क्लोज करना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल्स कुछ पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं? ये सारे स्टैंडर्ड्स में हम इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कि इसमें हमने पता किया कि जो जितनी भी चीज़ें तैयार होंगी उनको कैसे प्रस्तुत करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बताता है हमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। नेक्स्ट, अब डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी भाई, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? तो ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो डिस्क्लोजर तो बोल दिया कि भाई डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो कंपनीज हैं वो रेडी हो गई कि भाई अब डिस्क्लोज तो करना है क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड है और अकाउंटिंग में भी डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जब प्रिपेयर किया तो एक बुक ली और उस पर किसी भी पेज पे कहीं पर भी जो मेंशन करना था वो कर दिया, जिसे वो डिस्क्लोज तो कर रहे थे लेकिन वो चाहते नहीं थे कि लोग उसे देखें, तो उसको किसी भी पेज पे कहीं पर भी उसको लिख दिया। तो भाई वो डिस्क्लोज तो हो रहा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा। तो डिस्क्लोजर में बोला गया कि भाई जो चीज़ आप लिख रहे हो उसको साफ साफ लिखो, ट्रू एंड फेयर वैल्यू लिखो और उसको सही से लिखो, तभी तो समझ आएगा कि आप जो बताना चाहते हो वो क्या है। तो डिस्क्लोजर में बोला गया कि जितनी भी चीज़ें लिख रहे हो उसको वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह लिखो। जो भी पॉलिसी है आपकी वो एक ही पेज पे होनी चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कहीं पर भी उसको आप लिख रहे हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं
म्यूचुअल मार्केट इस तरीके से, या फिर सिगरेट से रिलेटेड। तो वो जो पहले एड्स आते थे उसमें क्या होता था, बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड में बोल देता था कि सिगरेट आर इंजर टू हेल्थ, इस तरीके से बहुत जल्दी बोल दिया जाता था, जिससे कि लोगों को वो समझ ही नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और जो जब गवर्नमेंट ने कहा कि आप उसको लिखो, तो वो इतना छोटा सा लिख देते थे कि लोगों को वो दिखाई ही नहीं देता था। तो उस टाइम पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ने कहा कि ये जो है वो उतना साफ और क्लियर होना चाहिए कि लोगों को वो समझ आ सके। तो इससे क्या होगा, लोगों को वो चीज़ें समझ आएंगी, और एक ही जगह पे आप सारी पॉलिसी को मेंशन करोगे। ठीक है, तो इसमें यहीं पे लिखा है ऑल सिग्निफिकेंस, जो भी प्रभावशाली अकाउंटिंग पॉलिसी हैं, जो भी प्रभावशाली, अब कोई रिस्क या इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो भाई उसे आप साफ साफ सही शब्दों में लिखो, बड़ा बड़ा, जिससे कि जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको पढ़ के समझ सके। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस, तो मैंने बताया आपको कि वो एक ही प्लेस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक बुक है आपने उस पर किसी भी पेज पे लिख दिया, आप उसको एक ही जगह सही से मेंशन करोगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी। अब पॉलिसी को कैसे सिलेक्ट करोगे, तो देखो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी में। तो देखो यहाँ पर दो है आपके पास, एक प्राइमरी कंसिडरेशन, एक सेकेंडरी कंसिडरेशन। तो प्राइमरी कंसिडरेशन हमें क्या बोलता है कि सबसे पहले जो है वो हमारी ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये बात तो है ना सही कि जो हमारी जितनी भी हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं हम। तो देखो एक पर्सन है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के जो पेरेंट्स हैं वो उसे हमेशा बोलते हैं कि बेटा समझदारी से काम लो, समझदारी से काम लो, समझदार बनो। तो मिस्टर एक ने एक दिन क्वेश्चन पूछा, भैया आप मेरे को रोज रोज बोलते हो समझदार बनो समझदार बनो, आखिर मुझे समझदार में करना क्या है, समझदार है क्या? तो उसके पेरेंट्स ने जवाब दिया कि बेटा समझदार का मतलब है कि आप कभी भी ऐसा काम ना करो जिससे हमारे परिवार का जो नाम है वो खराब हो। तो मिस्टर ए को ये बात समझ आई कि भैया हाँ, ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए जो परिवार के खिलाफ हो, जो परिवार के लिए गलत साबित हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मिस्टर ए हैं वो तो ये बात समझ गए, लेकिन अब बताओ कि जब एक स्टूडेंट है, एक यहाँ पर बी जो है वो स्टूडेंट है, अब इसके पास क्या है, दो रास्ते हैं, एक तो सही पे चल सकता है, एक गलत पे चल सकता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि भाई हमेशा जिंदगी में सही रास्ता चुनो, क्योंकि सही रहोगे तभी सही काम कर पाओगे और एक अच्छे इंसान बन पाओगे, एक अच्छे नागरिक बन पाओगे, एक अच्छा कार्य कर पाओगे। तो भाई हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी भी यही कहती है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी यही कहता है कि आप जो भी चीज़ें करो तो हमारी प्राइमरी कंसिडरेशन यही है कि सबसे पहले जो है वो सच्ची और सही वैल्यू करो। तो यहाँ पर क्या है, टू मेक ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई जो भी आप स्टेटमेंट शो कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो क्या हो, बिल्कुल सही हो, सत्य हो। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये है, पहले तो भाई वो सही होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, अब प्राथमिकता तो हम इसी को देंगे, पहले सही होना चाहिए उसके बाद ही तो देखेंगे भैया। तो देखा सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी कंसिडरेशन, प्रूडेंस फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर कंसिडरेशन और नेचर। तो प्रूडेंस जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो भी प्रोविजंस है जो भी फॉलो कर रहे हो उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उनको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, उन सबको क्या करना होगा, उन सबको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, कैसे सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी होगी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म फैक्ट आर गिवन इंपॉर्टेंट देन द लॉ। अब भाई आपको ये सब्सटेंस तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाती हूँ। देखो सब्सटेंस बेसिकली होता क्या है, अब जैसे मैं एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्लैट में रहते हैं, तो जवाब आएगा भैया हम रहते हैं, एक मिस्टर ए का जवाब आया कि मैम मैं तो फ्लैट में रहता हूँ। ठीक है, मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन, कि भैया किस किस ने अपनी कार जो है फाइनेंस कराई है। मिस्टर बी का जवाब आया, मैडम मेरे पापा ने तो हमारी जो कार है वो फाइनेंस कराई है। मतलब इसका फ्लैट
और इसकी कार, ठीक है। कार जो है फाइनेंस है। अब जब मैंने फ्लैट का एग्जांपल लिया, मैंने पूछा कि फ्लैट किस किस के पास है, तो उसने बोला भाई हम तो फ्लैट में रहते हैं। अब मैंने पूछा अच्छा, तो अब क्या है, ये तो फ्लैट में रहता है, लेकिन इसके पेरेंट्स ने जो फ्लैट है वो क्या कर रखा है, वो लीज पे लिया हुआ है। किस पे लिया हुआ है, लीज पर। मिस्टर ए के फादर ने जो है वो लीज पे फ्लैट लिया हुआ है। इसका मतलब अब वो उस घर में रह रहे हैं, सारे अधिकार मिस्टर ए के पास हैं, वो उस घर में रह रहे हैं, उस घर में उस सारे रिसोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसके ऑनर नहीं है। ऑनर कौन है, ऑनर है मिस्टर एक्स, जिन्होंने मिस्टर ए के फादर से कहा है कि आप आराम से इस घर में रहो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से रहो, यहाँ पर अपना काम करो, ठीक है, बिंदास रहो, ठीक है। लेकिन जो ऑनर है वो कौन है, मिस्टर एक्स है। तो अब हमारे डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भाई इसे तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी ऑनरशिप तो एक्स के पास है, ऑनर तो है नहीं, क्योंकि एसेट्स में जिसके पास ऑनरशिप होती है आप बोलोगे हम तो वही रिकॉर्ड करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट हाँ बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, यस, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा इसे, तो भैया हम फैक्ट को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं रेदर देन लॉ। हम लॉ को तो मानते हैं, ऐसा नहीं है लॉ को नहीं मानते, लेकिन अगर लॉ में कुछ चेंजेस हो तो उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, सब्सटेंस को मानते हैं। हम भाई उस पर्सन के अधिकारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, फैक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो यहाँ पर हमारी नज़र में तो ये है पर्सन है, ठीक है। अब मैंने देखो एक और एग्जांपल दिया था कि ये जो मिस्टर बी है इसके फादर ने भी एक कार ली थी और जो कि कार थी फाइनेंस कराई हुई थी। तो भाई एक बात बताओ, जब आप कार खरीदते हो तो जिस दिन खरीदते हो उसी दिन आप अमाउंट डेबिट कर देते हो प्लस डेप्रिसिएशन लगाने लगते हो। तो भाई क्यों लगाते हो डेप्रिसिएशन, ऑनरशिप तो आपको 3 साल बाद मिलेगी, ऑनरशिप तो 3 साल बाद मिलेगी, तो अभी क्यों लगा रहे हो। तो अभी आप यही सोच के तो लगा रहे हो कि आप तो इसके ऑनर बन गए हो। सब्सटेंस यहाँ पर आप क्या फॉलो करते हो कि भाई मैं तो इसका ऑनर हूँ, ठीक है, और ये कार मेरी हो गई है, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना अमाउंट डेबिट कर देते हो और उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाने लगते हो। तो यहाँ पर जो आप फॉलो कर रहे हो वो क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जिसमें आप फैक्ट को देख रहे हो। आप यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग तो आप ऑनर 3 साल बाद बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्सटेंस को देखकर आप उसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है मटेरियलिटी अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉर मटेरियल आइटम। अब मटेरियलिटी आइटम बोलता भी यही है और हम भी यही बोलते हैं कि भाई जो ज़रूरी है उन चीज़ों को रिकॉर्ड करो, बेकार की चीज़ों में अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, जो काम का नहीं है उसे वेस्ट है, वो वेस्ट है, उसको इग्नोर करो। इमटेरियल चीज़ को मत देखो, जो भाई मटीरियल है, जो रिलेटेड है, उस चीज़ों पे ध्यान दो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान जो एक पर्सन है मिस्टर एक्स जो है इंडिया में काम करता है, उसको फॉरेन की करेंसी से कभी कोई लेन देन नहीं है। अब वो फॉरेन पॉलिसी को बैठ जाए देखने कि भाई मुझे फॉरेन पॉलिसी बनानी है, मुझे उसको देखना है, मुझे समझना है। भाई जब तेरा काम ही नहीं है फॉरेन एक्सचेंज का, तो क्यों उन चीज़ों को देखना, क्यों फालतू के काम करना। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि उन चीज़ों को देखो जो आपके काम का है, उन चीज़ों को समझो, बाकी चीज़ों को नहीं। तो अकाउंटिंग डिस्क्लोजर भी कहता है कि आप इसे डिस्क्लोज करो, जो मटेरियलिटी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है आप उनको शो करो, इमटेरियल चीज़ छोड़ दो, इग्नोर कर दो, उन बेकार चीज़ें हैं, उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन पॉलिसी में हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी कि प्राइमरी कंसिडरेशन हम पहले ट्रू एंड फेयर्स वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी में हमने पढ़ा प्रूडेंस, सब्सटेंस और मटेरियल, इन चीज़ों को भी डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं चेंज इन पॉलिसी। अब पॉलिसी में कुछ चेंज हो गया, अब भाई हमने कुछ पॉलिसी चेंज की, अब कंपनी ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, तो क्वेश्चन आएंगे भाई क्यों चेंज करी, क्या रीज़न था, और ओल्ड पॉलिसी क्या थी, आपकी पुरानी पॉलिसी क्या थी, पहले उसे डिस्क्लोज करो। पुरानी पॉलिसी जो भी आपकी थी उसे डिस्क्लोज करो फटाफट। उसके बाद जो नई पॉलिसी आपने बनाई, वो नई पॉलिसी भी बताओ हमें कि नई पॉलिसी आपकी क्या है और क्या चेंजेस की है उसमें, ठीक है। रीज़न बताओ कि क्या रीज़न है जो आपको ये चेंजेस करने पड़े, ये पॉलिसी को चेंज करना पड़े, जो मेथड आपने चेंज करे वो क्यों करे, वो रीज़न बताओ। और उससे क्या इफेक्ट हुआ आपके बिजनेस में, उस कंपनी में,
मतलब उसकी वजह से आपका क्या अमाउंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, टैक्सेस, तो जो भी इफेक्ट हुआ वो सारे इफेक्ट आप डिस्क्लोज करो। तो क्या रीजंस थे? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। अब भाई जो है डिस्क्लोजर में जो पर्सन है उसने कहा कि भाई कुछ रीजन ऐसे थे कि सबसे पहली बात बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ बताती हूँ। अब जो मिस्टर ए है यहाँ पर, ये एक कंपनी से रिलेटेड नहीं, एक पर्सन से रिलेटेड मैं लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, रियल लाइफ, ठीक है। तो मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए क्या कहते हैं, एक मिस्टर ए कहते हैं कि भैया मेरा जो है वेट बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा जो है वेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो कल से सारा ऑयली फूड बंद, फास्ट फूड बंद, ठीक है। अब क्यों ऐसा? क्योंकि वो अपने आप को बेटर करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या रीजन? अब मैंने तो यहाँ पर एक पर्सन का एग्जांपल दिया कि वो पर्सन बेटर होना चाहता है, अपने आप को बेटर प्रेजेंट करना चाहता है, इसलिए उसने ऑयली फूड, फास्ट फूड सब छोड़ दिया जिससे कि वो अपना वेट कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पर क्या है, कंपनी ने एक पॉलिसी में क्यों चेंज किया? मे बी कुछ प्रेजेंट जो उसे करना है वो बेटर प्रेजेंट कर सके, उसने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया फॉर द कंप्लायंस विथ लॉ। कुछ लॉज के कारण उसे चेंज करना पड़ा, या कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस हुए जिसकी वजह से उसे चेंजेस करने पड़े। तो ये जितने भी चेंजेस हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर देखो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या करा? मिस्टर एक्स का जो है शर्ट बनाने का बिजनेस है, शर्ट वो मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो अब उन्होंने कुछ मेथड चेंज कर दिए। पहले जो है वो लीफो मेथड यूज़ करते थे, अब वो फीफो मेथड यूज़ करने लगे, और भी कुछ बहुत सारी पॉलिसीज चेंज कर दी। तो अब जब ये डिस्क्लोज करेंगे तो क्या डिस्क्लोज करेंगे कि पहले आप कौन सा मेथड यूज़ करते थे? डिस्क्लोज करो भाई, पहले आप कौन सा मेथड यूज़ करते थे? ओल्ड मेथड, ओल्ड पॉलिसी बताओ अपनी सारी मिस्टर एक्स। उसके बाद जो भी आपने न्यू पॉलिसी यूज़ की हैं, जो न्यू मेथड्स आपने लगाए हैं, उन मेथड्स को आप यहाँ पर शो करो, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रीजंस हैं? क्या रीज़न है? आपने बेटर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस विथ लॉ या कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्या रीजंस रहे, उन रीजंस को शो करो, ठीक है। नेक्स्ट, अफेक्ट क्या पड़ा? आपने जो मेथड चेंज किया उससे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, या किन किन ट्रांजेक्शन्स पे इफेक्ट पड़ा, इन्वेस्टमेंट में क्या इफेक्ट पड़ा, टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो वो सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्या? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो अकाउंटिंग अजम्पशन हमारे यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोजर में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न मतलब हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस अभी चल रहा है, हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई कल हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। यही अजम्पशन पे तो दुनिया टिकी है, यही अजम्पशन पे तो सारे बिजनेस चल रहे हैं कि भाई कल हमारा बिजनेस चलेगा। तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। अब ये जो है एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है राम, स्टूडेंट का नाम है राम। अब राम क्या करता है? आज एक इंस्टीट्यूट में जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में आता है स्टडी विथ प्रोफेशनल क्लासेस में, आकर अपनी फीस एडवांस में पे कर जाता है, फीस जो है वो एडवांस में पे कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ की अपनी फीस एडवांस में नेक्स्ट मंथ की पे कर गया स्टडी विथ प्रोफेशनल क्लासेस को। तो भाई राम क्या ज्योतिषी है? क्या उसने भविष्य देखा है कि वो आया और अपने नेक्स्ट मंथ की फीस जमा करके चला गया? उसको कैसे पता कि ये नेक्स्ट मंथ भी रहेगा? उसने ऐसे कैसे अज्यूम करा? तो भाई उसने अज्यूम इस अजम्पशन पर करा कि जो बिजनेस है वो कल भी चलेगा, ये इंस्टीट्यूट कल भी रहेगा। ये सोच के उसने क्या करा? आज अपनी फीस एडवांस में पे कर दी, गोइंग कंसर्न, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं हम। अब ये जो है, ये जो पर्सन है इनका नाम है सोनू। अब सोनू जो है अपना एक कोट धोने के लिए
क्लीनर के पास गए और उसको दे दिया कि आप ये कोट धोकर मुझे कल रिटर्न कर देना, नेक्स्ट डे रिटर्न कर देना, ठीक है। अब भाई सोनू को कैसे पता चला कि वो नेक्स्ट डे उसकी जो कंपनी है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, और वो नेक्स्ट डे रहेगा तो उसका कोड रिटर्न कर देगा। तो सोनू के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आया, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट आया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि भाई अभी तो बिजनेस जो है वो चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा, ये सोच के उसने कोड दे दिया और अगले दिन वो लेकर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं इट्स मीन्स वी हैव ऑलवेज अज्यूम, हम अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं, इसमें कोई बताता नहीं है, हमारे अंदर ही यही है, हमारे खून में ही है कि हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं। भाई आज हमने फीस दे दी, ठीक है, आज हम हैं, ठीक है, तो आज हम अज्यूम कर लेते हैं। इट मीन्स वी ऑलवेज अज्यूम दैट एंटिटी विल कंटिन्यू, क्या होगी एंटिटी, एंटिटी विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। अब फोर्सेबल का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है कि हम जहाँ तक देख रहे हैं कि फ्यूचर में भी ये चलती रहेगी, जहाँ तक हम देख रहे हैं फ्यूचर में भी ये चलती रहेगी। नो नीड टू क्लोज ऑपरेशन, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे बंद करने की। वी ऑलवेज अज्यूम दैट एंटिटी आर गोइंग कंसर्न, हम हमेशा यही अज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए तो आप देखते हो ना कितने सारे इंस्टीट्यूट आप उन पर फीस एडवांस पे कर देते हो, आप क्लीनिंग के लिए कुछ देते हो तो पैसे दे देते हो एडवांस में, आपको कुछ काम करवाना है तो उसके लिए आप सैलरी पेमेंट वो सब एडवांस में दे देते हो, क्या सोच के कि भाई वो कल पर्सन जिंदा रहेगा और आपके आके काम करेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न क्या करता है कि वो आप अज्यूम करते हो कि भाई फ्यूचर में भी ये होगा, अभी बंद नहीं होगा, ठीक है। वी ऑलवेज अज्यूम दैट एंटिटी आर गोइंग कंसर्न, हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी फर्म है, जो हमारी एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न है, वो चलती रहेगी, फिलहाल बंद नहीं हो रही। इफ एनी एंटिटी इज नॉट ऑन गोइंग कंसर्न, अगर कोई एंटिटी जो गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब कि अब पता चल गया कि भाई एक फर्म थी एक्स लिमिटेड, अब वो उसको पता चल गया कि वो बंद होने वाली है और पब्लिक को भी पता चल गया, जो कस्टमर है उनको भी पता चल गया, तो अगर ऐसा है वो गोइंग कंसर्न नहीं है यानी कि वो बंद होने वाली है, तो उसको पहले ही ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई हमारी जो कंपनी है वो बंद होने वाली है, और बैलेंस शीट में जो उसकी रियलाइजेबल और जो पेबल लायबिलिटी वैल्यू है वो शो करनी पड़ेगी कि जो एसेट्स है वो इतने में रियलाइज हो रही है और जो लायबिलिटी है वो इतनी पे करनी है, तो ये सारी चीज़ें उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो अकाउंटिंग असम्पशन है, यहाँ पर फंडामेंटल वर्ड लिखा था, इसका मीनिंग होता है बेसिक, कि बेसिक अकाउंटिंग असम्पशन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो था गोइंग कंसर्न, कि जो पर्सन है जो वो क्या हमेशा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी एंटिटी है वो हमेशा गोइंग कंसर्न रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ पर देखते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है कि एक ठहराव या एक ही जैसा, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ जो है आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ठीक है, मैं कुछ उसी का एग्जांपल लेती हूँ। तो यहाँ पर सपोज ये कार्तिक है, ये पर्सन जो है वो कार्तिक है। अब ये क्या होता है, कार्तिक को हमेशा शाम को 5 बजे भाई फ़ोन आता है, शाम को, हर शाम को 5 बजे फ़ोन आता है, और वो सोचता है वो जो फ़ोन है वो किसी अनदर कार्तिक का है, कार्तिक कॉलिंग में तो यही था ना, तो 5 बजे किसी कार्तिक का ही फ़ोन आता है। लेकिन अब इसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई जब भी 5 बजेंगे कार्तिक का ही कॉल आएगा, ये कंसिस्टेंसी हो गई इसके माइंड में कि जब भी 5 बजेंगे रेगुलर हर रोज़ क्या होगा, 5 बजे कार्तिक का ही फ़ोन आएगा। लेकिन एक दिन 5 बजे किसी राम का फ़ोन आ गया और वो कार्तिक समझ के उससे बोलने लगा कि हाँ भाई, फिर उसको बाद में चला राम का फ़ोन है। तो भाई अगर ऐसा होता है राम का फ़ोन होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि राम का फ़ोन है, नहीं तो हमारी बैलेंस शीट में हम क्या अज्यूम करते हैं कि भाई रेगुलर ही कार्तिक का फ़ोन आएगा, यही तो अज्यूम करा उसने, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं हम यहाँ पर, कि एक पर्सन है यहाँ पर मिस्टर ए, मिस्टर ए एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, हमारा इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस, यहाँ पर आता है और क्लासेस लेता है रेगुलर 2 बजे।
अब आज मैंने उसे बोला कि चलो बाय, क्लास यहीं थी, ख़त्म हो गई क्लास। तो मिस्टर ए जो है, हमारे स्टूडेंट है ए, उसने बोला ठीक है। उसने कुछ पूछा ही नहीं। अब वो अगले दिन कैसे आएगा? मैंने तो उसे बताया ही नहीं क्लास कितने बजे है। लेकिन उसके माइंड में ये उसने अज्यूम कर लिया कि कल जो क्लास होगी वो भी 2 बजे ही होगी, क्योंकि रेगुलर 2 बजे होती है। उसने मेरे से टाइम पूछा ही नहीं। हो सकता है कल मेरी क्लास 12 बजे हो सकता है 5 बजे हो, बट उसने नहीं पूछा। ये क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसके माइंड में ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है कि उसने अपने माइंड में अज्यूम कर लिया। और हम रेगुलर लाइफ में ये चीज़ें करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा, अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रेगुलर 5 बजे क्लास होती है तो हम अगले दिन खुद ही 5 बजे पहुंच जाएंगे, पूछेंगे ही नहीं नेक्स्ट डे। अब सोचो, अब मैं हर रोज़ आके ये बताऊं कि भाई कल क्लास है तुम्हारी 2 बजे, अगर मैं जीवित रही तो भाई ये स्टूडेंट कहेगा कि मैडम तो भाई पागल हो गई, रेगुलर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं। क्योंकि ये थोड़ा फनी भी हो गया कि भाई अब रोज रोज बताएंगे ये चीज़ें, 2 बजे क्लास है तुम्हारी आना है। तो ये चीज़ें क्या करते हैं, स्टूडेंट अज्यूम कर लेता है। और जो भी पर्सन होते हैं हम अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे खून में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी मीन्स फॉलोइंग पॉलिसी फॉर सिमिलर आइटम ऑन कंसिस्टेंट बेसिक। इफ मीन्स नो नीड टू चेंज पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें हम जल्दी चेंजेस नहीं करते, जैसा है वैसे ही रहता है। जैसे मेरी क्लास यहाँ पर 2 बजे हो रही है तो रेगुलर 2 बजे हो रही है। अब यहाँ पर रेगुलर कार्तिक को कार्तिक का ही कॉल आता है 5 बजे, चेंज नहीं हो रहा, राम कोई कॉल नहीं कर रहा उसे, तो उसने माइंड में सेट कर रखा है कि भाई रोज 5 बजे ही कॉल आएगा, रोज यहाँ पर 2 बजे ही क्लास होगी। तो ये कंसिस्टेंसी है, यहाँ पॉलिसी जल्दी चेंज नहीं होती। नो नीड टू चेंज पॉलिसी इफ एनी पॉलिसी इज नॉट कंसिस्टेंट। इसका मतलब अगर कोई रेगुलर चेंज करता है या कुछ चेंजेस होते हैं कंपनी में तो इट शुड बी डिस्क्लोज। तो अगर ऐसा कुछ चेंजेस होता है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब जैसे ये तो मैं रोज नहीं कहूँगी कि भाई कल क्लास 2 बजे स्टूडेंट ए तुम आ जाना रोज, लेकिन अगर मैं कल क्लास 5 बजे ले रही हूँ तो मैं बता दूंगी आज कि भाई कल क्लास जो है वो 5 बजे है या कल क्लास 12 बजे है। तो इस तरीके से पहले से बता दूंगी। ये तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर डिस्क्लोज कर रही हूँ। इस तरीके से कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर वो कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही लिखा है, इफ एनी पॉलिसी इज नॉट कंसिस्टेंट इट शुड बी डिस्क्लोज। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, अक्रूअल अजम्पशन। अब अक्रूअल अजम्पशन बेसिकली अक्रूअल का मीनिंग ये होता है कि भाई इनकम जब हो तब आप उसे इनकम मानो, एक्सपेंस जिस दिन हो उस एक्सपेंस को उस दिन मानो। अगर आपको एडवांस में कोई अमाउंट मिल गया है तो आप उसको इनकम नहीं मानोगे जब तक आपने वो इनकम अर्न नहीं की होगी। ठीक है, इस तरीके से जब तक आपके वो एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे, जब तक आपका वो आपने जो उसके लिए वर्क करना है वो वर्क नहीं करा होगा तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस ऑन पीरियड बेसिक और नॉट ऑन पेमेंट बेसिक। तो आपको वो सारे इनकम एंड एक्सपेंस आपको उस पीरियड के शो करने जिस टाइम पे आपने अर्न किए और वो एक्सपेंस किए हैं। अगर आप ऐसा इफ कंपनी फॉलो केसेस, अब ये कुछ केसेस देखो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको वो चीज़ें भी डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है, प्रूडेंस मीन्स रिकॉर्डिंग एक्सप्रेस इवन इफ इट इज अनसर्टेन। अब प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है, जिसको आप अनसर्टेन करो, मतलब किसी चीज़ में डाउट है तो उसके लिए क्या कर लेना, उसके लिए एक प्रोविज़न बना लेना। जैसे अगर कोई डेटर पे आपको डाउट है कि भाई वो डेटर जो है वो चला जाएगा, वो पैसे लेके भाग जाएगा, तो उसके लिए आपने जो प्रोविज़न बनाया है तो यू शुड बी डिस्क्लोज, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, या आपने कोई पॉलिसी में चेंज कर दिया, कोई मेथड चेंज कर दिया फीफो का, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं। तो जो भी आपने चेंजेस करे हैं उन सबको आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। या ट्रीटमेंट, कोई टैक्स चेंजेस हुए, तो जो भी अब चेंजेस हुए हैं उन सबको क्या करना है, उन सबको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं कंक्लूजन, कि फाइनली इसका कंक्लूड क्या है। कंक्लूजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देखो ये कंक्लूड क्या है, दिस स्टेटमेंट डील विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जो भी सिग्निफिकेंट
जो भी प्रभावशाली अकाउंटिंग पॉलिसी है यू मस्ट बी डिस्क्लोज इन वन प्लेस। ठीक है, एक प्लेस पे आपको वो सारी जो है वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पॉलिसी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी आप बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको कैसे बना रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो और कैसे प्रस्तुत करोगे। ठीक है, द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू बी प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसे किस लिए समझा जाता है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है राम कुमार, आप उसके बारे में कैसे जानोगे वो अच्छा है, तो आप किसके बारे में जब भी जान पाओगे जब आप उसके जितने भी जो भी उसके बारे में व्याख्या है मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि उसकी ये गुण है, ये दोष है, ठीक है, या उसके अंदर ये चीज़ें करता है वो और ये चीज़ नहीं करता। ठीक है, तो उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा ना कि वो अच्छा है कि बुरा है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस स्टैंडर्ड इज प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये स्टैंडर्ड किस चीज़ को प्रमोट करता है, ये स्टैंडर्ड प्रमोट करता है कि आप उस कंपनी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ और आप उसमें इन्वेस्ट कर पाओ। अंडरस्टैंडिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय establishing the disclosure of significant accounting policy in the financial statement and manner of doing so। तो यही है यहाँ पर कि जो भी आप जितनी भी चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हो उन सबको क्या करो, एक अकाउंटिंग पॉलिसी वन प्लेस पे, जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो अच्छे ढंग से उसे समझ सके और सही तरीके से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ब्लॉगर की आईडी है www.studyWithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहाँ पर कॉमर्स, यूजीसी नेट, जेआरएफ की हर यूनिट को कवर कर रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।